डीटी के पेपर के बाद आईडीटी की तैयारी करोगे तो उस समय आपके लिए टाइम को मैनेज करना बहुत जरूरी होगा। आप ये गलती करोगे, एक्सरसाइज पकड़ लिया, कितने नंबर का है? 25 नंबर का, पूरा दिन एक्सरसाइज पे लगा दिया बिना टाइम मैनेज किए हुए। फिर देखा बेटा अभी तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है, अभी तो घबरा जाओगे। फिर फोन करोगे, अब हम क्या करें, वो बता दो, कुछ मंत्र दे दो जो पास हो जाए। ऐसे ये गलतियां मत करना। आप जिस ऑर्डर में मैंने आपको पढ़ाया है, हमने ऑर्डर क्या रखा अपना? कस्टम। इसे तो खैर एक्साइज, सीसीआर, एफटीपी, इसी सीक्वेंस के अंदर आप इसे रिवाइज करेंगे। आप प्लीज ये जरूर चेक कीजिएगा आपके पास टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने अवेलेबल हैं। जितने घंटे आपके पास अवेलेबल हैं, अपनी पिछली तैयारी के मुताबिक आप यहां पर आवर्स को एलोकेट करेंगे कि मुझे किस पर कितना टाइम डिवोट करके चलना है, एक्सरसाइज को कितने घंटे में कवर करना है। और उसके बाद अगर मान लीजिए 5 घंटे का समय निकलता है एक्सरसाइज के लिए, तो 5 घंटे के अंदर चैप्टर वाइज, इसमें 10-15 मिनट का समय जरूर लगेगा, बट एक ऑर्डर में चीज आ जाएगी। और जिस टॉपिक के लिए आपने जितना समय अलॉट किया है, किसी भी सूरत में उससे आगे ना जाएं। यह बात सत्य है। देखो, लेट सपोज आपका एग्जाम पहले डेट क्या है? 4। मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए 1 तारीख को आपका एग्जाम शुरू होता है, तो करीब करीब 19 या 20 तारीख को जाके आपका पड़ेगा आईडीटी का एग्जाम। मैं एक से ले रहा हूं। अब यहां पर देखिए, आप पिछले 3 दिनों में अकाउंट्स पढ़ते हैं, यानी कि लेटेस्ट टू लेटेस्ट आपने आईडीटी यहां खत्म किया होगा। पेपर के ऑर्डर में अगर हम बात करके चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 8 में बात करें तो आपने आईडीटी यहां खत्म किया होगा। यानी कि ये डेट पड़ी हुई करीब करीब आपके 26-27 को पढ़ने के बाद, और बीच में इतना बुरा वक्त आने के बाद फिर आपको करीब करीब मान लीजिए कितने 25 दिन के आसपास हो गए, 22-25 दिन के आसपास के बाद आईडीटी खोलने के लिए मिलेगा। उस समय पर यह सत्य है कि एग्जाम टाइम में दिमाग वैसे 50% पे काम करता है। अगर उस लास्ट मोमेंट पर कोई चीज आप नहीं देख पाते हैं तो फिर उस एग्जाम में लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए कम से कम एक बार आंखों के सामने से निकलना बहुत जरूरी है। मैं आपको फिर बता दूं, अभी आप जैसे मर्जी रिवीजन करो, लेकिन जो आपका लास्ट रिवीजन होगा, वो लास्ट रिवीजन बुक से देख कर नहीं, वो आपका ऐसे होगा कि वही पेपर पेन ले लिया और रिकॉलिंग शुरू कर दी। जो चीज रिकॉल हो गई आ गया और चला गया, बाद में कर लेना। ये सुन लो ध्यान से, ये कैरियर का सवाल है, वो बाद में कर लेना। तो ये होता क्या है, आप पूरी साल इतने अच्छे से मेहनत करते हो, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आपकी छोटी छोटी गलतियां ना बहुत एक सिचुएशन को बदल सकती हैं। लास्ट मोमेंट पर मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए कि ब्लैंक पेपर ले लो, पेन रखो और बस अपना रिकॉलिंग करना शुरू करो। जैसे मान लीजिए प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस को रिकॉल करना है, तो 1 2 3 ऐसे करके रिकॉल कीजिए। हो सकता है कि उस समय पर आपको कुछ चीजें रिकॉल ना हो, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। रूल नंबर 6 में क्या था मुझे रिकॉल नहीं हुआ, मान लो मैंने लिख दिया इसके ऊपर, मैंने एक पूरा पेज भर दिया। हो सकता है 2-3 पेज मेरे इस तरह से भर जाएं पूरे रिवीजन के दौरान। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि एक तो रिवीजन बहुत तेज गति से हो जाएगा मेरा। ठीक, दूसरा मैं रिकॉल कर रहा हूं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मैंने बिना बुक के अगर अब रिकॉल कर सकता हूं तो कल एग्जामिनेशन हॉल में भी रिकॉल कर लूंगा मैं। तीसरी बात, आपकी कमजोरी आपके हाथ में ये आ चुकी है कि ये चीजें आपको रिकॉल नहीं हुई हैं, इन पर आपका कॉन्फिडेंस नहीं बना। अब आप बुक उठाएंगे और इन चीजों को एक बार बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से अपनी बुक से पलट कर देखेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी पूर्ण होगी और आपको जो एग्जाम शुरू होने से पहले जो आधा 1 घंटे पहले लगे रहते हैं ना फर्रे लेकर, ये वो घबराहट है, वो कभी नहीं करना चाहिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस पूरा आ जाना चाहिए और जब घर से निकलो एग्जाम के लिए तो आपके हाथ में कोई पेपर नहीं होना चाहिए। ऊपर वाले का नाम लो, अपने ऊपर विश्वास रखो और गो अहेड। दूसरी बात, किसी भी पेपर के अंदर आईटी का पेपर सिर्फ आईटी का नहीं है,
पिछले 7 पेपर में आपने क्या किया है उसका इंपैक्ट भी आईडीटी के पेपर पर पड़ता है, और खासतौर पर डीटी का इंपैक्ट आईडीटी पर आता है। डीटी का पेपर अच्छा हुआ है तो एक अच्छा सा महसूस होता है आईडीटी के पेपर में। डीटी खराब हो गया तुम्हारा तो उसका रिएक्शन नेचुरली आईडीटी पर आएगा। कभी भी ये गलती मत करो दोस्त, बात छोटी छोटी है, सब जानते हो, लेकिन मानना और इनको पालन करना। अकाउंट्स का पेपर हुआ, तेरा आंसर कितना है, मेरा तो इतना आया। एग्जाम के अंदर हर बच्चे से छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, किसी ने कोई गलती की, किसी ने कोई गलती कर दी। फिर अगर वो गलती में एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आके पता लगेगी तो वो चुभती रहती है। मतलब अगले पेपर पे हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, कहते यार वो कैसे हो गया, गलती हो गया, पता नहीं कितने नंबर देगा, क्या करेगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो हो चुका था सो हो चुका। आप उसे बदल नहीं सकते, तो अनयूजुअल टेंशन लेने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। पेपर लिया, चुपचाप लाके घर रख दिया, बाकी आपको देखने की बिल्कुल भी जरूरत उसे नहीं है। जो हुआ अच्छा हुआ है, कोई डिस्कशन चल भी रहा हो तो उसमें इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल मत होना, नहीं साइकोलॉजिकली आप अगले पेपर को खराब कर दोगे। एक और महत्वपूर्ण चीज, जब हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो वहां पर ना जब पेपर शुरू होता है तो बड़ा हाथ ना कंपन सी होती है, हाथ में एक डर सा होता है, क्या पता नहीं क्या होगा, क्योंकि दोस्त पूरा करियर दांव पे लगा हुआ होता है। उम्र ये आ गई है कि यार लगता है कि बस अब एग्जाम हो जाए, पास हो, बहुत हो गया, बहुत हो गया। तो वहां कम से कम पहले आधे घंटे को मैनेज करना बहुत बहुत जरूरी है। जैसे अकाउंट्स का पेपर तुम्हारा पहला पेपर होगा, आई थिंक हर पेपर में थोड़ी बहुत थ्योरी पोर्शन जरूर आता है। थ्योरी पोर्शन आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि शुरू के आधे घंटे के अंदर दिमाग ये मान लीजिए बिल्कुल 30% पे आ जाता है। नर्वसनेस, घबराहट की लेयर दिमाग पे पड़ जाती है, ठीक से सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। अच्छा जी, अगर आप थ्योरी क्वेश्चन करेंगे, पहली बात सही होने की गारंटी होगी, दूसरी बात आपकी टाइम सेविंग होगी। 2 फायदे, पहला क्वेश्चन सही हो गया, आधे घंटे के अंदर हाथ में स्टेबिलिटी आ जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक से मतलब एक सही पोजीशन में आप आ जाते हो। दूसरा, आपने टाइम बचा लिया 10 मिनट। यहां जो 10 मिनट का समय बचाया पहले क्वेश्चन पे, इसे आप होल्डिंग कंपनी के क्वेश्चन के अंदर यूज कर लीजिएगा, उसके लिए बोनस आपने बन गया। अगर आपने पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन उठा लिया, फॉर्मेटेड टाइम से ज्यादा समय उसमें लग गया और इत्तेफाक से गलत हो गया, तो बस खुई खत्म, पहला पेपर खत्म, आगे में आपका मन नहीं लगेगा, सारे पेपर आप पूरा कर दोगे। एक छोटी सी गलती आपके लिए कितनी बड़ी दुखदाई हो सकती है, इसलिए प्रत्येक पेपर में सबसे पहले थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, जिससे कि एक सही रूप में आ सके। दूसरी बात, अक्सर क्या होता है कि हम अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे होते हैं, पहले 5 मिनट आसान तसल्ली से क्वेश्चन पेपर पढ़ने में लगाने चाहिए। जो फर्स्ट रीडिंग होती है वो प्राइमा फेसी होती है, क्वेश्चन का लेवल, पेपर का लेवल देखने के लिए कि लेवल कैसा आया है। 2 रिएक्शन आएंगे आपके। नंबर 1, आपको लगेगा कि पेपर बहुत आसान है तो बौखला मत जाना, और आपको लगे कि पेपर बड़ा कठिन है तो घबरा मत जाना। कूल माइंड से स्टेबल रहना, क्योंकि पेपर इतना आसान भी नहीं होता और पेपर उतना कठिन भी नहीं होता जितना आप सोच रहे हो वहां बैठकर, क्योंकि प्राइमा फेसी रीडिंग होती है। कभी आपने देखा होगा एग्जामिनेशन हॉल में पेपर कठिन लगता है और 2 महीने बाद घर पर बैठकर उसी पेपर को देखो, लगा यार ये क्या था, इसके अंदर कुछ नहीं था। ये सब दिमाग की सोच का खेल है कि वहां दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा होता, ये सत्यता है। दूसरी बात कि आप अपने एग्जाम के दौरान अपना रूटीन चेंज ना करें। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं दोस्त, रूटीन चेंज ना करें। अक्सर होता क्या है, एग्जाम से पहले तो हवाई ज्यादा उड़ाते हो, आप शोर मचाते हो, मतलब पहले एग्जाम टाइम में आके बिल्कुल साधु बन जाते हो। ये गलत है, ये गलत है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं, मुझे मॉर्निंग वॉक करने की आदत है। एग्जाम टाइम में भी, एग्जाम के दिन भी मैंने अपना शेड्यूल नहीं बिगाड़ा। उससे अनयूजुअली एक घबराहट, नर्वस, एक अलग ही चीज बन जाती है। उन दिनों को भी ना नॉर्मल डेज की तरह ट्रीट करना चाहिए, अपने सारे शेड्यूल नॉर्मल तरीके से अप्लाई करनी चाहिए। दूसरी बात, एग्जाम के अंदर एक चीज मान लेना, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंटेशन। आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हो, रिजल्ट आजकल टफ आ रहा है, सभी को बराबर नॉलेज है। मैं अगर किसी से सर्विस टैक्स में किसी में कोई क्वेश्चन पूछूं तो कोई थोड़ा ज्यादा अच्छा बताएगा, कोई थोड़ा कम अच्छा बताएगा, लेकिन पास होने योग्य सब बता देंगे, इतना जरूर है। बट जब नंबर आते हैं तो बहुत वेरिएशंस आ जाता है, फर्क पड़ता है प्रेजेंटेशन का, आपके सोचने का, आप किस तरह से पेपर को आपने हैंडल किया है। ध्यान रखना, एक जो होता ना जो 100 मीटर की रेस लगाता है, वो 9 सेकंड की परफॉर्मेंस होती है, 9-10 सेकंड की। 9-10 सेकंड की परफॉर्मेंस देने के लिए 10 साल मेहनत करनी पड़ती है उसे। उस 9 सेकंड के गेम के लिए 9 साल की मेहनत छिपी होती है। ऐसी वो 3 घंटे के रंगारंग कार्यक्रम के दौरान आपकी साल भर की मेहनत छिपी होती है। उस गेम को, उस बैटल फील्ड को ठीक से मैनेज करना सीख लेना पहले से ही।
ताली मत बजाओ, याद रखना चीजों को। दूसरी बात, ये तो रही एग्जाम से संबंधित बातें, इन चीजों को किसी भी हाथ में छोड़ के नहीं जाना है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कहीं ना कहीं मेरे पास कुछ स्टूडेंट आते हैं कि साहब बड़ा बेकार माहौल चल रहा है सीए के लिए, तो नौकरी नहीं है, ऐसे वैसे पता नहीं कहां से। कुछ लोग होते हैं जो फेसबुक पे ना ऐसे ही टाइम पास करने के लिए अपडेट करते रहते हैं बेकार बेकार की चीजें। कुछ सत्यता भी है, मैं ये झुटला भी नहीं सकता उसे, बट उतनी नहीं जितना कि फैला रखा है। खैर, इस पहलू पे ना बात करके मैं दूसरे पहलू पे बात करना चाहता हूं। मेरा अपना अटूट मानना यह है कि सबसे पहले अपना बिजनेस करो, अपना काम धंधा करो। तो ना कर पाओ तो खेती करो, वो ना कर पाओ तो नौकरी कर लेना। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं आपसे? तुम खेती भी ना कर पाओ तो नौकरी कर लेना। अब यहां पर आती है बात कि किस फील्ड में जाएं। मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स तो भरा पड़ा है जी, एक से एक दिग्गज आपको मिल जाएगा। अपनी दुकान चलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, लेकिन आप इनडायरेक्ट टैक्स, स्पेशली इन सर्विस टैक्स, जिसके लिए हमने अपने 12 लेक्चर और एक्स्ट्रा लगा दिए, कहीं ना कहीं इसी फिराक में कि एक तो 50 नंबर का है, दूसरा ये कि अगर 50 नंबर पे आपका पूरा कंट्रोल आ गया तो आधी जंग तो आपने ही जीत ली। आपको ये कॉन्फिडेंस है कि हां जो मर्जी पूछ तो लो, हम तो उसका पूरा ऑपरेशन चीर फाड़ कर देंगे शुरू से लेकर एंड तक। लेकिन जब कंसल्टेंसी की तरफ मूव करोगे तो उसकी थोड़ी सी आपको और जरूरत पड़ेगी। और कितनी, सिर्फ ज्यादा नहीं है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कंटेंट सारा आपके पास में है। मैं बता रहा हूं कि सीए अगर आप बन गए हैं, बनने के बाद ही कहानी बता रहा हूं मैं आपको। जिनका एग्जाम नवंबर 2014 है वो ये काम करें एग्जाम होने के बाद से। जिनका अटेम्प्ट मई 2015 है उनके पास सफिशिएंट टाइम है, वो ये काम कर सकते हैं। आपकी बुक, सर्विस टैक्स की बुक के अंदर 120 सर्विसेज की एक लिस्ट दे रखी है। डेली 2 या 3 सर्विस को उठाइए और उनकी लिंकेज करना शुरू करो। जहां भी तुम्हें कोई दिक्कत आए तो या तो मुझसे पूछ लो, या कभी क्वेरी तुम्हारी इकट्ठी हो जाए, मेरे पास एक दिन आ जाओ मैसेज करके, मैं आपकी सारी क्वेरी सॉर्ट आउट कर दूंगा। जहां भी तुम्हें दिक्कतें आती हैं, अपने हाथ से 120 सर्विस की आपने कंप्लीट लिंकेज कर ली। स्पेशल पॉइंट के अंदर सीसीआर का एलिमेंट डालना नहीं भूलेंगे आप। वो स्पेशल पॉइंट इसलिए था कि कुछ छूट गया है तो स्पेशल पॉइंट के अंदर कवर हो जाए, यानी कंप्लीट लिंकेज होनी चाहिए शुरू से लेकर एंड तक की। अगर आप 120 की लिंकेज कर लेते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 1 महीने के अंदर 3-3, 4-4 डेली करोगे तो 1 महीने के अंदर आप ये पूरा कर पाओगे। और ज्यादा समय नहीं लगता, मुश्किल से 1.5-2 घंटे डेली का अगर आप दोगे तो काम हो जाएगा। लेकिन सर्विस टैक्स की बुक को फिर अलग से रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो अपने आप ही हर एंगल, हर पहलू से, प्रत्येक पर्पस के रूल को, प्रत्येक अपने एग्जाम्शन को, हर एंगल से आपको टेस्ट करने का मौका मिल जाएगा। दूसरी बात, जब ये सब कर लो आप, फिर आप बाजार में जो मोटी मोटी बुक्स आती हैं, जो मैनुअल, जो कमेंट्री आती है सर्विस टैक्स के ऊपर, कमेंट्री का मतलब होता है कि एक ही छोटी सी लाइन को करीब 10 पेज में फैला के दे देना। मैं आपसे भरोसा दिलाता हूं कि जितनी मैंने आपको बातें बताई हैं, शायद ही कोई ऐसी बात छूटी होगी। देखते हो ना मोटी मोटी किताब अपने ऑफिस के अंदर, देखते हो ना ऐसी मोटी मोटी, कभी खोल कर देखना दोस्तों को, शायद ही कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी आपको, शायद ही रेयर केस में, जो मैंने आपको ना बताई हो। हर चीज उसके अंदर मिल जाएगी। इन किताबों में जो मोटी मोटी होती हैं, पता है किस टाइप की बातें होती हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लेकर कि ये चीजें होनी चाहिए थी, अपनी सर्विस से बाहर होनी चाहिए थी, लेकिन कर रखी है वहां से। तो जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, जो कुछ कमियां होती हैं, वो कमेंट्री क्या करती है, क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस है, क्या खराबियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, उन चीजों को और उनका ऑपरेशन कर देती है। तो बहुत बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी जब सीए बन जाओ तो मोटी मोटी किताबों को एक बार गो थ्रू करके देखना, आपको हर चीज वहां पर समझ में नेचुरल तरीके से आ जाएगी। इतना करने के बाद अगर आप वाकई में इसमें मूड बना लिया है तो आप ये मत सोचो कि भाई एक साथ ऑफिस खोलेंगे और अपना जाके प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, नहीं। अभी से आप अपना नेचर बदलना शुरू करो। कोई भी तुम्हारे सामने सर्विस टैक्स की क्वेरी आती तो उसे एक ऐसे सलाह दो, ऐसे ट्रीट करो जैसे कि आप एक कंसल्टेंट आज ही हो। बट वो अलग बात है कि फ्री में दे रहे हो, नहीं तो इससे क्या होगा, आपकी हैबिट आएगी, वो नेचर बनेगा आपका, कंसल्टेंट वाला नेचर बनेगा आपका। ठीक है दोस्त, पैसे की कोई कमी नहीं है इस फील्ड के अंदर। नौकरी क्या है, जब तक ऑफिस जाओगे थैला लेकर तब तक पैसा आएगा। कंसल्टेंसी अपने काम में क्या है
कि आज तुम शुरुआत करोगे, पहले 5 साल आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी साख बननी शुरू होगी, 10 साल के अंदर आप पूर्ण रूप से एस्टेब्लिश, उसके बाद भले 7 दिन की छुट्टी पे चले जाना, आपके असिस्टेंट जो सीए होंगे वो आपका काम संभाल लेंगे। मतलब आपको अपने लिए भी समय मिलेगा और अपने परिवार के लिए भी समय मिलेगा और पैसा भी आपको मिलेगा और अपना खुद का काम, आप अपने खुद के बॉस बनोगे। याद रखना इस चीज को। दूसरी बात, कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट के मन में ये बात घर कर गई है, वो मान के बैठ गए कि यार ये हमारी बैकग्राउंड ही नहीं है, हम अपना ऑफिस कैसे शुरू कर सकते हैं, ये हमारा नेचर ही नहीं है, हमने कभी देखा नहीं, कभी फैमिली में ऐसा कुछ नहीं था, तो फिर हम कैसे कर सकते हैं, हमारे तो बस एक ही ऑप्शन है नौकरी करना। नहीं दोस्त, हालांकि मैंने आपको शायद बता चुका हूं, लेकिन फिर आज लास्ट क्लास में रिकॉल करना चाहता हूं। एक व्यक्ति ने हाथी को छोटी सी रस्सी से बांध रखा था, पतली सी रस्सी से। दूसरा व्यक्ति गुजर के जा रहा था, उसने कहा कि भाई तुमने इस इतने विशालकाय हाथी को, महावत बोलते ना उन लोगों को जो हाथी, महावत से कहा कि भाई तुमने इस इतने बड़े हाथी को इस छोटी सी रस्सी से बांध रखा और ये बंधा हुआ है, ये कैसे संभव है? उसने समझाया कि ये कहीं नहीं जाएगा, इसी से बंधा रहेगा। कहते ऐसे कैसे? कि देखो जब ये छोटा बच्चा था तो मैंने इसको इसी रस्सी से बांधा था, इसने खूब प्रयास किया तोड़ने का, खूब ताकत लगाई, लेकिन जब ये इतना छोटा था कि इस रस्सी को नहीं तोड़ पाया। मैंने दूसरे दिन फिर इसी रस्सी से बांधा, इसने फिर प्रयास किया, महीनों ये सिलसिला चलता रहा, मैं इसी रस्सी से बांधता था और ये इसे नहीं तोड़ पाता था। तो इसका माइंड सेट हो गया, ये दिमाग में बात बैठ गई कि हाथी तू इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता है। और वो इन मानसिकता की, ये इस रस्सी से नहीं, ये मानसिकता की जंजीरों से बंधा हुआ, इसकी मानसिकता ऐसी हो गई है कि तू इस जंजीर को नहीं तोड़ सकता है। कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता भी वही हो चुकी है कि हम अपना ऑफिस चला ही नहीं सकते हैं। आप हाथी नहीं, आप इंसान हैं दोस्त। उस मानसिकता की रस्सियों को तोड़ने की जरूरत है, बस ये अपने अंदर विश्वास दिलाने की जरूरत है कि आप ऐसा कर सकते हो। दूसरा कर सकता है, तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारे अंदर से कौन सी कमी है, तुम वो काम नहीं कर सकते जो दूसरा व्यक्ति कंसल्टेंट मार्केट में बन के बैठा हुआ है, अकेला वो मार्केट शेयर खा रहा है, तुम कहां हो? वहां जाइए मार्केट के अंदर, लगाओ अपनी दुकान वहां पर, दिखाओ अपनी कि तुम्हारे अंदर क्या परफॉर्मेंस है। जो जोश तुम्हारे अंदर भरा हुआ है कि एक बार सीए बन जाए तो फिर दिखाएंगे हमारे गट्स क्या हैं, हम दिल्ली को हिला के रख देंगे, वो जोश कायम रहना जरूरी है आपके अंदर। और इन मानसिकता की जंजीरों से बाहर निकलो, आप कुछ भी कर सकते हो जिस पोजीशन में आप हो। इसलिए दोस्त, ब्रॉड माइंड करो अपना, थोड़ा बड़ा सोचो, खुला आसमान मिलेगा तुम्हें उड़ने के लिए। तुम जितनी मेहनत करोगे सब तुम्हारे लिए होगा। सैलरी में क्या है, सैलरी में क्या लिखा हुआ है? मैं भी जब इस फील्ड में आया था तो मेरा बस एक ही सपना लेकर आया था कि यार मैं चाहे कम कमाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब शुरू की बात थी, मैं कम कमाऊं कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं मुझे, लेकिन मैं अपना खुद का राजा हूंगा, मेरा कोई बॉस नहीं होगा और मेरे सामने खुला आसमान होगा, जितना मैं उड़ना चाहूं उतना उड़ पाऊंगा। तो ये थॉट के साथ मैंने इसके अंदर एंट्री की थी। हालांकि नहीं तो कैंपस के अंदर हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल के अंदर मेरा ऑफर लेटर सामने था और मैंने रिजेक्ट कर दिया था। मैं सोच के गया था कि भाई अगर मुझे पीएसयू में नौकरी मिल जाती है, मंडे टू फ्राइडे 5 दिन की 2 दिन की छुट्टी मिलती है, तो मैं अपना साइड में वीकेंड चला दूंगा, सैटरडे संडे बैच चला दूंगा, धीरे धीरे इसमें काम कर, क्योंकि इनिशियल लेवल पे पैसा नहीं होता दोस्त, पैसे की जरूरत पड़ती है। फैमिली मेंबर्स, रिश्तेदार सबको लगता है कि सीए की डिग्री मिल गई, अब तो पेड़ लग गया पैसे का, अब तो पैसे बढ़ेंगे, पैसे डेली पैसे आएंगे। अब तो एक्सपेक्टेशंस भी होती है, कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशंस भी होती है कि बहुत हो गया, जूस वाला पैसे कमा रहा, रिक्शा वाला पैसे कमा रहा, ऑटो वाला पैसे कमा रहा, सब पैसे कमा रहा, तुम क्या कर रहे हो? कोचिंग का बैग नहीं। तो कहीं ना कहीं ये आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी चीज। इनिशियल लेवल पर स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। इनिशियल लेवल पर पहले 4 साल अपने आप को डेबिट कर देना सीए बनने के बाद, आगे 40 साल आपको क्रेडिट मिलता रहेगा। इस चीज को ध्यान रखना। तो इन्हीं सभी बातों के साथ और अपनी शुभकामनाएं आपको देते हुए आपके और हां रुको एक मिनट प्लीज, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। विकास गर्ग